डार्क साइकोलॉजी की हमारी पॉलिटिकल प्लेबुक सीरीज के तीसरे हिस्से में आपका स्वागत है। आज हम उन रणनीतियों की और गहराई में उतरेंगे जो हमारे आसपास के पॉलिटिकल माहौल को शक्ल देती हैं। ये वो मनोवैज्ञानिक दांवपेच हैं जिनका इस्तेमाल हमारी सोच को बनाने, बिगाड़ने और हमारे फैसलों पर असर डालने के लिए किया जाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये पॉलिटिकल कहानियां गढ़ी कैसे जाती हैं? कैसे उन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो हमारी सोच और हमारे व्यवहार को कंट्रोल कर सकें? देखिए, ये सब अचानक नहीं होता। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति होती है, एक पूरी प्लेबुक होती है जिसके अगले 10 दांवपेच आज हम साथ मिलकर समझने वाले हैं। हमारा पहला सेक्शन है नैरेटिव का युद्ध क्षेत्र, हकीकत को आकार देना। इसमें हम उन तकनीकों पर नजर डालेंगे जिनका इस्तेमाल राजनीति के खेल की कहानी को बनाने, उसे कंट्रोल करने और आखिरकार उसे जीतने के लिए किया जाता है। टेक्निक नंबर 21 है विक्टिम कार्ड पॉलिटिक्स। इसका मतलब बहुत सीधा है, खुद को या अपनी पार्टी को एक सताए हुए, एक पीड़ित की तरह पेश करना। ये एक ऐसी चाल है जिसमें ये दिखाया जाता है कि देखो, बड़ी बड़ी ताकतें हमारे पीछे पड़ी हैं, ताकि जनता की सहानुभूति जीती जा सके और जो भी आलोचना हो रही है उसे ध्यान भटकाया जा सके। इसे इस्तेमाल करने के लिए अक्सर अन्याय या किसी बड़ी साजिश का दावा किया जाता है। ये कहा जाता है कि हम पर ये हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत सरल है। हम इंसानों की फितरत है कि हम कमजोर या पीड़ित के साथ हमदर्दी रखते हैं। जैसे जब कोई नेता कहता है ये सब मुझे फंसाने की साजिश है क्योंकि मैं सिस्टम के लिए खतरा बन गया हूं, तो वो इसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा होता है। अब आती है टेक्निक नंबर 22, हीरो बनाम विलेन नैरेटिव। ये एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। इसमें क्या होता है कि मुश्किल से मुश्किल राजनीतिक मुद्दों को एक सीधी सादी कहानी में बदल दिया जाता है। एक तरफ हम यानी हीरो और दूसरी तरफ वो यानी विलेन। अच्छाई और बुराई की एक बिल्कुल साफ लड़ाई। और इसे ऐसे समझिए, एक तरफ होता है देश का रक्षक या भ्रष्टाचार मिटाने वाला योद्धा, तो दूसरी तरफ होता है संस्कृति का दुश्मन या भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा। ये हीरो विलन वाली कहानी इतनी असरदार इसलिए होती है क्योंकि हमारा दिमाग तथ्यों और आंकड़ों के मुकाबले कहानियों को ज़्यादा आसानी से समझता है और याद रखता है। ये लोगों को किसी एक मकसद के लिए जोड़ने का एक अचूक हथियार है। टेक्निक नंबर 23 है सिलेक्टिव आउटरीच, यानी अपनी सुविधा के हिसाब से गुस्सा दिखाना। इसका मतलब है कि सिर्फ उन घटनाओं पर जोर शोर से प्रतिक्रिया देना जो आपकी कहानी को सपोर्ट करती हैं और उन सभी घटनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना जो आपकी कहानी के खिलाफ जाती हों। ये जनता का ध्यान कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा टूल है। जरा सोचिए, पब्लिक का ध्यान एक लिमिटेड रिसोर्स है। सारा खेल इसी बात का है कि उस ध्यान को किस तरफ मोड़ा जाए। कुछ मुद्दों को बहुत ज्यादा हवा देकर और कुछ को बिल्कुल दबाकर कोई भी कैंपेन ये तय कर सकता है कि जनता के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत सीधी है। जो चीज हमें बार बार दिखाई जाती है वही हमें सच लगने लगती है और इसी तरीके से एक खास नैरेटिव को जिंदा रखा जाता है। हमारी 24वीं टेक्निक है क्राइसिस एम्प्लीफिकेशन। ये वो रणनीति है जिसमें किसी मामूली से मुद्दे या छोटी सी घटना को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है कि वो पूरे चुनाव का एक बड़ा, डरावना और सेंट्रल टॉपिक बन जाए। मतलब राई का पहाड़ बना देना। और इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। पहले एक छोटा सा मुद्दा पकड़ा जाता है, फिर मीडिया में उसकी कवरेज की बाढ़ ला दी जाती है। हर भाषण में उसका जिक्र होता है, सोशल मीडिया पर उसे ट्रेंड कराया जाता है और नतीजा, वो छोटा सा मुद्दा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। साइकोलॉजी ये है कि जब हम किसी खतरे के बारे में लगातार सुनते हैं तो वो हमें असलियत से कहीं ज्यादा बड़ा और गंभीर लगने लगता है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे पॉलिटिकल कहानियां घड़ी जाती हैं और पब्लिक का ध्यान एक तरफ खींचा जाता है। पर सिर्फ कहानी से काम नहीं चलता। लोगों को ये महसूस कराना पड़ता है कि वो एक बड़े आंदोलन का, एक लहर का हिस्सा है। और यहीं पर हमारा अगला सेक्शन आता है, प्रभाव के प्रतीक, आम सहमति बनाना। 25वीं टेक्निक है सिंबॉलिक पॉलिटिक्स, यानी प्रतीकों की राजनीति। इसमें झंडे, धार्मिक निशान या ऐतिहासिक हस्तियों जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल करके लोगों के अंदर गहरी भावनाएं जगाई जाती हैं। मकसद होता है एक नेता को परंपरा, राष्ट्रवाद और विरासत जैसी बड़ी चीजों से जोड़ देना। ये प्रतीक असल में तर्क और बहस को बाईपास करके सीधे लोगों की भावनाओं से कनेक्ट करने का एक शॉर्टकट है। इसमें आमतौर पर राष्ट्रीय ध्वज,
धार्मिक तस्वीरें या महान ऐतिहासिक हस्तियों का इस्तेमाल होता है। इसका रणनीतिक लक्ष्य होता है खुद को देश के मूल्यों का सबसे बड़ा प्रतीक बनाकर पेश करना, और इसका मनोवैज्ञानिक असर ये होता है कि ये प्रतीक लोगों में तुरंत एक भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा करते हैं, जो अक्सर तथ्यों और तर्कों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। टेक्निक नंबर 26 है बैंड वैगन इफेक्ट। इसका मतलब है एक ऐसी हवा बनाना, एक ऐसा माहौल तैयार करना जिससे लगे कि किसी एक पार्टी या नेता को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और ये समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो वोटर्स अभी तक तय नहीं कर पाए हैं वो भी जीतने वाली टीम के साथ आ जाएं। ये हम सबकी उस इच्छा पर काम करता है जिसमें हम हमेशा जीतने वाले का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये काम कैसे करता है। कैंपेन में बड़ी बड़ी रैलियां दिखाई जाती है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाए जाते हैं और ऐसे सर्वे दिखाए जाते हैं जो फायदे में हों। मकसद होता है जीत की एक कहानी बनाना, भले ही ज़मीनी हकीकत कुछ भी हो। अगर जीत का माहौल बन गया तो आधा काम वहीं हो जाता है। 27वीं टेक्निक है ओपिनियन पोल इन्फ्लुएंस। ये सिर्फ बैंड वैगन इफेक्ट का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये उससे एक कदम आगे है। इसमें ओपिनियन पोल्स का इस्तेमाल जनता की राय नापने के लिए नहीं, बल्कि उसे बनाने के लिए किया जाता है। ये एक तरह से एक ऐसी भविष्यवाणी करने जैसा है जिसे बाद में सच साबित करने की कोशिश की जाती है। जैसे किसी पोल में एक पार्टी को बस थोड़ी सी बढ़त के साथ दिखाया जाता है, लेकिन ये छोटी सी बढ़त भी उनके सपोर्टर्स का जोश बढ़ा सकती है और उन अनडिसाइडेड वोटर्स को अपनी तरफ खींच सकती है जो अक्सर जीतने वाले का साथ देना पसंद करते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, संदेश को हथियार बनाना, दुश्मन को परिभाषित करना। यहाँ जो तकनीकें हैं वो ज़्यादा सीधी, ज़्यादा आक्रामक होती हैं और इनका इस्तेमाल अक्सर विरोधी को कमज़ोर करने या उसे खेल से बाहर करने के लिए किया जाता है। टेक्निक नंबर 28 है स्ट्रेटेजिक लीक्स। इसका मतलब है किसी गोपनीय जानकारी को जानबूझकर बिना अपना नाम बताए मीडिया में लीक कर देना। इसका मकसद दोहरा होता है, पहला अपने विरोधी को शर्मिंदा करना और दूसरा न्यूज़ साइकिल को कंट्रोल करके एक खास तरह की कहानी को हवा देना। यहाँ पर साइकोलॉजी का एक बहुत ही मज़ेदार पहलू काम करता है। लीक हुई जानकारी हमें ज़्यादा सच्ची क्यों लगती है? क्योंकि वो सीक्रेट होती है, एक अंदर की खबर जैसी लगती है। और ये एहसास कैंपेन के ऑफिशियल मैसेज के प्रति हमारे मन में जो शक होता है उसे तोड़ देता है। नतीजा ये होता है कि हम उस लीक हुई बात को सच मान लेते हैं। 29वीं टेक्निक है इमोशनल नेशनलिज्म। इसमें देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और देश की सुरक्षा जैसी भावनाओं का इस्तेमाल वोटर्स के साथ एक मजबूत इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। इसमें अक्सर राजनीतिक फैसलों को देश के प्रति वफादारी के टेस्ट की तरह पेश किया जाता है। ऐसे कैंपेन का फोकस राष्ट्रीय गौरव, पुरानी महान उपलब्धियों और बाहरी खतरों पर होता है। कोशिश ये होती है कि वोटर पॉलिसी और मुद्दों पर सोचने के बजाय देशभक्ति के आधार पर एक भावनात्मक फैसला लें। इसका मूल सिद्धांत ये है कि देशभक्ति एक बहुत ताकतवर भावना है जो अक्सर बाकी सभी राजनीतिक सोच विचार पर हावी हो सकती है। और हमारी आखिरी यानी 30वीं टेक्निक है साइकोलॉजिकल लेबलिंग। ये एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार रणनीति है। इसमें अपने विरोधी को एक छोटा, नेगेटिव और आसानी से याद हो जाने वाला नाम या लेबल दे दिया जाता है और फिर उसे इतनी बार दोहराया जाता है कि वही लेबल जनता की नज़र में उसकी पहचान बन जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भ्रष्ट, परिवारवादी या राष्ट्र विरोधी जैसा कोई लेबल किसी पर लगाकर उसे बार बार दोहराया जाता है, तो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में उस इंसान की वही छवि बन जाती है। फिर चाहे उस लेबल के पीछे कोई ठोस सबूत हो या ना हो, वो लेबल चिपक जाता है। तो इन 10 तकनीकों को समझने के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? हम एक मूक दर्शक से एक जागरूक विश्लेषक बनने के सफर पर आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि कैसे कहानी गढ़ने से लेकर हमारी भावनाओं को भड़काने तक ये सारे तरीके हमारी सोच को एक खास दिशा में धकेलने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये हमारी भावनाओं, हमारे डर और किसी ग्रुप का हिस्सा बनने की हमारी गहरी इच्छा का फ़ायदा उठाते हैं। तो अगली बार जब भी आप इन तकनीकों को अपने आसपास इस्तेमाल होते हुए देखें, चाहे वो न्यूज़ में हो, सोशल मीडिया पर हो या किसी भाषण में, तो एक पल के लिए रुककर बस खुद से एक सवाल पूछेगा, ये जो कहानी बेची जा रही है, इससे असल में फ़ायदा किसका हो रहा है? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है
और इसका जवाब हमें एक दर्शक से एक समझदार नागरिक बना सकता है।